नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंशुमन नायक और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंडियन डिफेंस न्यूज के डिफेंस टॉक सीरीज में, जहां पर हम रोज नए नए डिफेंस अपडेट्स के बारे में बात करते हैं। तो चलिए देर ना करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की पहली अपडेट स्टेल्थ यूएवी को लेके, स्टेल्थ ड्रोन को लेके। आप सभी जानते हैं कि भारत की तरफ से भी स्विफ्ट और घातक नाम की दो यूसीएवी को डेवलप किया जा रहा है, जिसमें से घातक स्विफ्ट यूसीएवी का एक बिगर वेरिएंट होने वाला है और स्विफ्ट इसका एक स्केल डाउन वेरिएंट होने वाला है, जिसे अभी कुछ ही दिन पहले टेस्ट किया गया था। इसी दौरान आप सब जानते होंगे कि अभी डिफेंस एक्सपो चल रहा है और इसी अवसर पर गरुड़ा एरोस्पेस की तरफ से अपनी एक स्टेल्थ ड्रोन को डिस्प्ले किया गया था। इस ड्रोन का नाम वज्र स्टेल्थ ड्रोन है और इसे अभी एचएएल की तरफ से डेवलप किए गए PTI 7A इंजन से पावर करने की बात की गई है। इस साइज में घातक यूसीवी के मुकाबले या स्विफ्ट यूसीवी के मुकाबले काफी छोटा होने वाला है और इसको बस एक ही टर्बोजेट इंजन से पावर किया जाने वाला है। प्राइमरली इसमें से स्मॉल साइज के ड्रोन्स को या ड्रोन से लॉन्च किए जाने वाले लॉइटरिंग मुनिशंस को फायर करने के लिए इसमें इस्तेमाल किया सके और इन सभी वेपन्स को इसकी इंटरनल वेपन स्टेशन में इंटीग्रेट किया जा सकता है। इस ड्रोन को डेवलप करने में गरुड़ा एरोस्पेस को लॉकहीड मार्टिन कनाडा की तरफ से मदद किया जा रहा है और इसके लिए जरूरी सभी सॉफ्टवेयर सॉल्यूशंस को वो लोग प्रोवाइड करने वाले हैं। इसके एक 1:1 मॉडल को अभी डिफेंस एक्सपो के दौरान डिस्प्ले किया गया था और गरुड़ा एरोस्पेस का कहना है कि इसे पूरी तरीके से इंडिजिनसली डेवलप किया जा रहा है, जो कि आगे चल के आराम से 5 से 6 घंटे तक की एंड्योरेंस को प्रोवाइड करने वाला है। इसके अलावा इसकी बाकी कोई भी स्पेसिफिकेशन इशू नहीं किया और ना ही इसकी डेवलपमेंट टाइमलाइन के बारे में कोई डाटा दिया गया है। अगला अपडेट एमका की तरफ से। डिफेंस एक्सपो से ठीक पहले ये बताया गया था कि इसी दौरान एडीए की तरफ से और एचएएल की तरफ से एमका के एक फुल स्केल की सिमुलेटर को डिफेंस एक्सपो के दौरान डिस्प्ले करने का फैसला किया गया था और कल ही इसकी कुछ एक्चुअल इमेज को भी वायु एरोस्पेस की तरफ से पब्लिश किया गया था। और इसी दौरान ये भी सुनने को मिला है कि अभी एडीए की तरफ से और एचएएल की तरफ से जल्दी ही एमका की डेवलपमेंट को कंप्लीट करने के बारे में कोशिश किया जा रहा है और दिसंबर तक एडीए की तरफ से इसकी क्रिटिकल डिजाइन रिव्यू को कंप्लीट करने का एम रखा गया। अब इस दौरान एडीए का कहना है कि अभी इसमें जो सबसे बड़ी रुकावट होने वाली वो फंड्स को लेके हो सकती है, क्योंकि एडीए की तरफ से एमका के इनिशियल प्रोटोटाइप्स को डेवलप करने के लिए और इसकी इनिशियल टेस्ट फ्लाइट्स को कंडक्ट करने के लिए इंडियन गवर्नमेंट से करीब 15,000 करोड़ का डिमांड किया गया था, लेकिन ये फंड अभी तक सैंक्शन नहीं किए गए हैं। डिफेंस एक्सपो के दौरान ऐसा सुनने को मिल रहा है कि गवर्नमेंट के तरफ से भी अब इसमें ज्यादा डिले नहीं किया जाएगा और जैसे ही एडीए की तरफ से इसकी क्रिटिकल डिजाइन रिव्यू को कंप्लीट किया जाएगा तो उसके तुरंत बाद ही यानी कि 2023 की शुरुआती दौर में इसके लिए फंड्स को सैंक्शन कर दिया जाएगा, जिसके बाद 2025 तक इसकी पहली प्रोटोटाइप को बनाया जाएगा और 2026 से 2027 के बीच इसकी फुल स्केल की टेस्ट फ्लाइट को कंडक्ट करना शुरू कर दिया जाएगा। अगला अपडेट भारत की लाइट टैंक या जोरावर टैंक को लेके। आप सब जानते होंगे कि भी डीआरडीओ की तरफ से एलएनडी के साथ मिलकर एक लाइट टैंक को डेवलप किया जा रहा है। अभी तक इस लाइट टैंक की कोई भी एक्चुअल इमेज सामने नहीं आया था, लेकिन एलएनडी की तरफ से बताया गया था कि इस टैंक की पहली प्रोटोटाइप को अगले साल तक तैयार करने वाले हैं। अभी डिफेंस एक्सपो के दौरान इसकी कुछ एक्चुअल इमेज भी सामने आ चुकी, जिनको एक लीडिंग इंडियन डिफेंस पोर्टल IDRW की तरफ से पब्लिश किया गया था और इसके अलावा ट्विटर में आदित्य नाम के एक और बंदे की तरफ से भी इसकी एक बहुत ही बढ़िया इमेज को पब्लिश किया गया था। अब देखा जाए तो जोरावर टैंक की कोई बहुत ही बड़ी मॉडल तो नहीं था, लेकिन एक छोटी सी स्केल डाउन मॉडल को वहाँ पे डिस्प्ले किया गया था। इस टैंक का वजन करीब 25 टन तक होने वाली, जिसमें खास करके हाई अल्टीट्यूड रीजन में इसको ऑपरेट करने के लिए ट्यून किया जाने वाला और इसमें एक 1000 HP के इंजन को लगाया जाने वाला है, जो कि इससे बेहतर मोबिलिटी को प्रोवाइड करने वाला है या फिर खास करके हाई अल्टीट्यूड रीजन में इसको बेहतर तरीके से मूवमेंट को करने में मदद करने वाला है या चढ़ाई चढ़ने में मदद करने वाला है। इन टैंक्स को प्राइमरली चाइना की टाइप 15 क्लास की लाइटवेट टैंक को काउंटर करने के लिए डेवलप किया जा रहा है और कुल मिलाकर ऐसे 350 टैंक को आगे चल के इंडियन आर्मी में शामिल करने का फैसला किया गया। अभी इस टैंक की ज़्यादा कुछ डिटेल तो एक्सपो में पब्लिश नहीं किया गया था, पर इतना पता चला है कि इन टैंक्स को डीआरडीओ की नेक्स्ट जनरेशन मेन बैटल टैंक की चेसिस को बेस करके बनाया जा रहा है और इसमें AI सिस्टम, स्वार्म ड्रोन सिस्टम और खुद की काउंटर ड्रोन सिस्टम भी मौजूद होने वाली है। अगला अपडेट इंडियन नेवी की तरफ से। कुछ ही दिन पहले मैंने आप सभी को बताया था कि जापान की तरफ से भी ये अनाउंस किया गया था कि वो अभी इंडियन नेवी को अपनी हाईटेक यूनिकॉर्न सिस्टम को सप्लाई करने वाले, जो कि इंडियन नेवी की फ्यूचर वॉरशिप्स में इस्तेमाल किया जाएगा। ये दरअसल एक स्टेल्थ एंटीना है जिसमें
टैकन और डाटा लिंक सिस्टम जैसे कई तरह के इक्विपमेंट मौजूद होते हैं। अभी भी हमारी नेवी के जो वेसल्स है उसमें ऐसे सिस्टम मौजूद है, लेकिन उन सभी को कंबाइन करके एक ही एंटेना में इस्तेमाल नहीं किया जाता है और उसका जो डिज़ाइन है वो इतना स्टेल्थी नहीं है। पर जापान की तरफ से अभी जो एंटेना भारत को ऑफर किया गया था वो एक स्टेल्थी एंटेना होने वाला है। लेकिन अभी डिफेंस एक्सपो के दौरान ऐसे एक सिस्टम को देखा गया था और नेवी की तरफ से बताया जा रहा है कि वो अभी इंडिजिनस तरीके से ऐसे मास्ट को डेवलप कर रहे हैं जिनकी ओवरऑल डिज़ाइन स्टेल्थी होने वाली है और इसको सेम हम यूनिकॉर्न सिस्टम के साथ कंपेयर कर सकते हैं। ये दिखने में तो एक हॉर्न शेप का सिस्टम होने वाला है जिसमें टैक्टिकल डाटा लिंक सिस्टम, टैकन सिस्टम, इंटीग्रेटेड कम्युनिकेशन सिस्टम जैसे और कई तरह के एंटेना मौजूद होने वाली है। इस प्रोग्राम को 2 अलग अलग फेज में डेवलप करने का एम रखा गया है। पहले फेज में खास करके डाटा लिंक सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम और अलग अलग तरह की रेडियो एंटेनाज को इसमें इंटीग्रेट किया जाएगा, लेकिन इसमें रैडॉम सेक्शन को इंटीग्रेट नहीं किया जाएगा। जिसके बाद सेकंड फेज में रैडॉम सेक्शन को इसमें ऐड किया जाएगा। अब ये फेज थोड़ा सा टाइम टेकिंग हो सकता है क्योंकि इसमें जो रैडॉम सेक्शन का इस्तेमाल किया जाएगा स्पेसिफिक मरीन एनवायरनमेंट में सुइटेबल होना चाहिए और साथ ही जैसे कि एक ही मास्ट के अंदर हम काफी सारे सिस्टम को इंटीग्रेट करने वाले हैं और उनमें से कुछ तो इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम की एंटेना मौजूद होंगे, तो इनकी सिग्नल एक दूसरे के साथ ओवरलैप ना करे और एक दूसरे की फ्रिक्वेंसी के साथ कोई छेड़छाड़ ना करे। इसको सिंक्रोनाइज करने में थोड़ा टाइम लगने वाला है। अगला अपडेट उत्तम AESA रडार को लेकर। आप सब जानते होंगे कि ये भारत का पहला AESA रडार होने वाला है जिसे फाइटर जेट्स में इंटीग्रेट करने के लिए डेवलप किया गया। अभी तक जब भी इसकी बात होती थी तो ज़्यादातर हमें इसकी MK1 वर्जन को देखने को मिलता था, लेकिन अभी पहली बार डिफेंस एक्सपो के दौरान इसकी Mark II वर्जन को डिस्प्ले किया गया था। अब ये बात पहले भी कई बार बताया जा चुका है कि उत्तम AESA रडार की बात करें तो इसकी डिज़ाइन को कुछ इस तरीके से बनाया गया कि ज़रूरतों के हिसाब से हम इसमें मौजूद TR मॉडल्स को इंक्रीज कर सकते हैं या फिर डिक्रीज कर सकते हैं, जिस वजह से एक ऐसा AESA रडार होने वाला है जिसको हम लोग अलग अलग तरह के एयरक्राफ्ट में इस्तेमाल कर सकते हैं और ज़रूरतों के हिसाब से इसकी TR मॉडल को स्केल अप या स्केल डाउन कर सकते हैं। जाहिर सी बात है कि इसके TR मॉडल को ऊपर नीचे करने से इसकी रेंज पर इसका सीधा असर पड़ने वाला है, लेकिन एयरक्राफ्ट की पावर और उसकी साइज के हिसाब से इसमें डिज़ाइन को चेंज किया जा सकता है। इनिशियल इसकी जो Mark I वेरिएंट है इसमें 786 के आसपास TR मॉडल होने की बात की गई थी और इसे खास करके तेजस MK1A फ्लीट में इस्तेमाल करने की बात की जाती है। इसके बाद अभी इसके एक Mark II वेरिएंट को भी डेवलप किया जा रहा है जिसमें करीब 912 TR मॉडल मौजूद होने वाले और इसको खास करके तेजस MK2 और MiG-29 में इस्तेमाल करने का प्लान किया जा रहा है और साथ ही सुखोई में भी इस्तेमाल करने के लिए इसके एक स्केल्ड अप वेरिएंट को डेवलप करने की बात की जा रही है जो कि आने वाले 3 सालों में तैयार होने वाला है। अब उत्तम AESA रडार की Mark II वेरिएंट की बात करें तो इसको अभी एक रोटेटिंग रिपोजिशन के साथ इंटीग्रेट करने का प्लान किया जा रहा है, जिससे होगा क्या कि हम रडार को 90 डिग्री के आसपास मूव कर सकेंगे और इससे हम BVR फाइट के दौरान जब मिसाइल को लॉन्च करने के बाद नॉच पोजीशन में जाएंगे, यानी कि दुश्मन की मिसाइल को नॉच करने की कोशिश करेंगे, तो ऐसे में हमारा रडार लॉक नहीं टूटेगा और हम मिसाइल को उसके बाद भी मिड कोर्स गाइडेंस को प्रोवाइड कर पाएंगे, जिससे इसकी हिट करने की चांसेस काफ़ी हद तक बेहतर हो जाएगी। और इसके बारे में हम एक अलग ही वीडियो में डिटेल में बात करेंगे, या फिर अगर हम कभी भी DCS लाइव स्ट्रीम करें तो आप मुझे इसके बारे में याद दिला सकते हैं, जहाँ पर हम इसके बारे में आपको लाइव डेमो दिखा सकते हैं। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही, मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।